हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, दोस्त क्या कहेंगे आप अपने दोस्त के बारे में, या कोई एक दोस्त क्यों ज़रूरी है आपको? दोस्त वो जो आपको भूले बिसरे, याद करे नहीं। दोस्त वो जो आपकी भले ही याद ना करे आपको, भले ही आपसे बात ना करे, लेकिन दोस्त वो जो कहीं ना कहीं आपके मुसीबत के समय में आपको सबसे आगे आकर खड़े होकर आपकी मदद करे, वही दोस्त है। अब ये दोस्त अगर आप पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देशों के मामले में देखेंगे तो ये दोस्ती कहीं ना कहीं लगातार याद करने लायक है। ये लगातार एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने लायक है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से व्यापार करने की होती है। और दो देशों के बीच में दोस्ती कहीं निस्वार्थ दोस्ती नहीं होती। ये दोस्ती हमेशा किसी न किसी म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी एक दूसरे को लाभ के चलते होती है। अगर किसी सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही देश को लाभ हो रहा होगा तो वो भी दोस्ती कामयाब नहीं है, और अगर दो से ज़्यादा दोस्तों दोनों तरफ बराबर का लाभ हो रहा होगा तो ज़्यादा लाभ है। ये सबसे बड़ी बात है। और जितना ज़्यादा एक दूसरे को फ़ायदा होगा वो दोस्ती उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, और जितना ज़्यादा वो दोस्ती ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, उन दो देशों के बीच में लोगों के अंदर जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, जब वो दोस्ती वहाँ पहुँच जाए तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन दो देशों की दोस्ती को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स, दो देशों की दोस्ती को प्रभावित करने वाली जो व्यवस्था है या प्रभावित करने वाली जो रीजंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए दो देशों की अगर दोस्ती को अगर आप देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्रेंडशिप जिसे आप कहते हैं, दो देशों की दोस्ती, या फिर जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, उसे दोस्ती नहीं कहा जाएगा, उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाएगा। अगर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहें तो बहुत ज़्यादा उसे जैसा मर्जी कर ले, लेकिन दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं किन्हीं दो देशों की दोस्ती को, वो एक है ट्रेड यानी व्यापार, और दूसरा होता है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। अब इन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस यानी भू राजनीतिक परिस्थितियों को अगर आप देखें तो इन्हीं के अनुसार किसी तरीके से दो देशों की दोस्ती जो है वो प्रभावित होती है। यहाँ बहुत सारे दूसरे पॉलिसी, आइडियल्स और दूसरी चीज़ें भी मायने रखती हैं, लेकिन मेरा आज का जो कंसर्न है वो इन दो चीज़ों के ऊपर है। इन दो चीज़ों के ऊपर मेरा पूरे का पूरा कंसर्न है, जिसके ऊपर मैं आज के पूरे लेक्चर को लेने जा रहा हूं। दोस्तों, ये पूरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक देश की कहानी जो बताने जा रहा हूं, और एक आपका जो मित्र देश भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त जो आपसे दूर हो चुका है, मैं उसकी जब कहानी शुरू करूं उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा 20 जुलाई को बैच लॉन्च हो रहा है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो हमारे से जुड़ें। हमारे टेलीकॉलर्स जो हमारे काउंसलर्स हैं उनको कॉल करें, उनसे मैसेज लें, उनसे आईडी पासवर्ड दें और हमारी क्लास में स्टार्ट करें। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस हैं, और प्रॉपरली 0 to ज़ेनिथ यानी 0 से आपको स्टार्ट करवा के इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। अभी मैं आपको लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप हमसे जुड़िए, कम से कम डेमो क्लासेस के लिए अप्लाई कीजिए। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है दो देशों की दोस्ती। यहां मैं जिस देश की बात कर रहा हूं वो हमारे लिए आज तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा, वो इंडिया, ईरान। अगर आप देखें, इंडिया और ईरान की जो दोस्ती आदिकाल से है। पहले ये पुराने टाइम पर पर्शिया कहलाता था। उसके बाद जब 1971 तक शाह का शासन रहा, तब तक माहौल बिल्कुल फिर भी अच्छे रहे, इतने बुरे भी नहीं थे। लेकिन शाह के शासन के बाद 1971 से लेकर और लगभग आप ये देख लीजिए 2020 तक आप लोगों के कमोबेश वही संबंध, वैसे के वैसे संबंध बने रहे। उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन फिर भी ईरान भारत का बहुत अच्छा देश, दोस्त बना रहा। जब ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त बना रहा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक मतलब प्लस पॉइंट था कि ईरान की आपके शिया समुदाय से भी बहुत अच्छी लगाव है, क्योंकि वो भी शिया, यहाँ पर भी शिया। पेट्रोल खरीदने के लिए आप लोग जो हैं वो ईरान से बहुत अच्छा एक संबंध बनाए रखते हैं।
और ईरान इंडिया के लिए एक मार्केट तो है ही। सबसे बड़ी बात जो ईरान की आप लोगों के लिए है दोस्तों, वो शुरू से अगर आप इस चीज को देखते हैं तो ईरान की दोस्ती आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ईरान होते हुए आप अफगानिस्तान जा सकते हैं, ईरान होते हुए आप सेंट्रल एशिया के सभी देशों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, और इसी ईरान होते हुए अजरबैजान, जॉर्जिया होते हुए आप रशिया तक अपना रूट खोल सकते हैं, व्यापार खोल सकते हैं। तो इंडिया के लिए ईरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश शुरू से रहा है। ये इंपॉर्टेंस तब और ज्यादा बढ़ गई दोस्तों जब पाकिस्तान ने अपना ये ग्वादर पोर्ट जो है, ये ग्वादर पोर्ट जो है वो चीन को दे दिया, और चीन यहां इस ग्वादर पोर्ट पे, चीन यहां इस ग्वादर पोर्ट से अपना सी पैक प्रोग्राम चला रहा है इस तरीके से, या फिर दूसरे रोड्स इस तरीके से। मतलब दो अलग अलग टाइप के रोड्स निकलेंगे जो अभी मैप में दिखाऊंगा। यहां चीन को अपनी शिप्स, वॉरशिप्स खड़े करने तक की, पनडुब्बियां खड़े करने तक की परमिशन थी, तो इंडिया का ईरान ने साथ दिया और महज अप्रॉक्सीमेट 125 या 120 किलोमीटर दूर यहां पर चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया को दे दिया। सोचकर देखिए, अपना पूरा एक पोर्ट इंडिया को प्रोवाइड कर देना कि ठीक है आप इसे इस्तेमाल कीजिए और यूज कीजिए। यहां से डेवलपमेंट शुरू होती है दोस्तों। अगर आप देखें तो इंडिया को यहां पूरे का पूरा अफगानिस्तान तक का रास्ता बनाना था। इंडिया ने यहां पर चाबहार पोर्ट डेवलप करना था, चाबहार पोर्ट यहां पर डेवलप करना था, और साथ में ये वाला रेल रोड बनाना था, ये वाला रेल रोड बनाना था। अगर आप सीपेक को देखते हैं तो सीपेक का अंदाजा आप इस तरीके से लगाइए। यहां अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मामला नजर आएगा कि एक तो रोड यहां से ये इस तरीके से जा रहा है, लेकिन दूसरा जो रोड है वो इस तरीके से भी बनाया जाना था। और आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान से होते हुए ये रोड है ये काशगर तक जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से ये रोड जो है होते होते काशगर तक पहुंच रहा है। यहां ये पूरा रीजन जो है ये बलोचिस्तान रीजन है, और कहीं ना कहीं इंडिया जो है अंदर खाते इस बलोचिस्तान मूवमेंट को भी हल्का फुल्का सपोर्ट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो बलोचिस्तान है ये डिस्टेबलाइज कर रहा है इस पाकिस्तान को, और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये एक अल्टरनेट रूट था, अल्टरनेट पॉइंट था। इसी के अल्टरनेट में आप लोगों ने क्या किया, यहां पर ये ग्वादर पोर्ट है, तो आपने इस जगह पर ये चाबहार पोर्ट बनाया, और चाबहार पोर्ट बनाने के बाद ये जो रोड है ये जाहिदान तक जाएगी। जाहिदान से रोड जो है रेल रोड लिंक जो है वो जारांस तक जाएगी, और जारान से डेलाराम तक जाएगी। सोचकर देखिए, यहां से आपको अफगानिस्तान तक की रूट मिलेगी, और इसी अफगानिस्तान में लगभग आप 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हो उसकी डेवलपमेंट के लिए। अब प्रॉब्लम यहां ये देखिए डेवलपमेंट के लिए। अब यहां दोबारा अगर हम मैप पे आते हैं तो मामला ये हुआ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन के अंदर ईरान और इंडिया के रिलेशन को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ईरान और इंडिया के अगर रिलेशंस को देखा जाए, ईरान और इंडिया के रिलेशंस को देखा जाए तो आपको कुछ डिफरेंट फैक्टर्स पूरी दुनिया के अंदर दिखाई देंगे। एक तरफ यहां पर यूएसएसआर पहले था जो बाद में होकर रशिया हो गया, और उसके साथ साथ यहां पर चाइना फैक्टर नजर आएगा, उसके बाद यहां पर पाकिस्तान फैक्टर नजर आएगा। दूसरी तरफ इंडिया के ईरान से रिलेशन में यूएसए एक और नया देश नजर आएगा, सऊदी अरेबिया यहां पर नजर आएगा, सऊदी अरेबिया यहां पर नजर आएगा, यूरोपियन यूनियन जो है वो नजर आएगा। अब असलियत में जब ये सारे फैक्टर्स हैं तो ये कहीं ना कहीं पुश और पुल फैक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं इंडिया और
ईरान के रिलेशंस के बीच में। इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बीच में ये सारे मेन फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, और इंडिया के अंदर शिया वर्सेस सुन्नी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी आए दिन प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। शिया वर्सेस सुन्नी जो है वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ऐसी सिचुएशन में जब शिया वर्सेस सुन्नी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ईरान और इंडिया का आमने सामने का एक दूसरे के साथ हेड टू हेड मतलब बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन यहां सारे के सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यही असलियत में चैलेंज टू फॉरेन पॉलिसी होता है। यही असलियत में चैलेंज टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री होता है। मैं यहां पर एक देश का नाम भूल गया बताना, और उस देश का नाम है इजराइल। ईरान और इजराइल की कट्टर दुश्मनी आपस में जबरदस्त। आप इतने एडवर्स कंडीशंस के अंदर ईरान से दोस्ती रख रहे हैं, तो सवाल यह है कि इंपैक्ट क्या होता है। इंपैक्ट ये होता है कि ईरान दुनिया का इकलौता ऐसा, पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान के अलावा ईरान इकलौता ऐसा मेजर कंट्री है जो कि अगर आप इसकी गल्फ में इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ईरान कितना बड़ा देश है। यहां पर ईरान यहां पर कितना बड़े रीजन के ऊपर काबिज है इस तरीके से, और ये इधर ये ईरान आपको नजर आएगा, और इस ईरान का पूरा डोमिनेंस है यहां पर। ये जो ईरान है इसका पूरा जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं इस गल्फ रीजन के ऊपर है, समझे? इस गल्फ रीजन के ऊपर है पूरा डोमिनेंस, और इसी से सबसे ज्यादा खटपट अगर किसी देश की यहां पर मौजूद है तो वो है सऊदी अरेबिया की, या ये पूरे गल्फ कंट्रीज की। और यहां ईरान जो है वो यमन के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ही सारा कलेश मचा हुआ था। ईरान जो है अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री बनाने के लिए डेडिकेटेड है, और यूएसए बिल्कुल पूरी तरीके से 100% डेडिकेशन के साथ ये चाहता है कि ईरान किसी भी तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़ाए, और वो ईरान को इतना ज़्यादा मजबूर कर देना चाहता है कि ईरान जो है वो लगभग घुटनों के बल आ जाए। अब ऐसे में यूएसए के पास सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है, ईरान को चैलेंज करने के लिए यहां सबसे पहले ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है। अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, और यूएसए प्लस इजराइल प्लस यूरोपियन यूनियन, ये तीनों के तीनों चाहते हैं कि ईरान जो है अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैंसिल कर दे। अब यहीं से कलेश शुरू होता है, और इस ईरान को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यूएसए के ईरान के ऊपर लगाए सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध लगाए, और खासकर इस तरीके के सैंक्शंस लगाए जिससे ईरान की इकोनॉमी, यानी ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, ईरान की इकोनॉमी यानी ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाए। ईरान को घुटनों के बल लाने की पूरी कोशिश कर रखी थी, और ये मामला आज का नहीं है, ये मामला 1978 से चल रहा है। अमेरिका, इजराइल और यहां तक कि पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे ही 9/11 का हमला होता है, जैसे ही 9/11 का हमला होता है, वो जो 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरे थे, 2 टावर्स गिरी थी, जैसे ही 9/11 का
हमला होता है, जैसे ही 9/11 का हमला होता है, सिचुएशंस बदलने लगती हैं और अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू करता है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जैसे ही शुरू करता है तो उसने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान के ऊपर भी प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो स्टॉप करेंगे। ईरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टॉप करने का दबाव बनाना शुरू किया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और ये कहा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। सैंक्शंस यूएसए ने लगाए, इजराइल ने लगाए, यूरोपियन यूनियन ने लगाए। अब इतना किस लिए लगाए? ताकि दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, यहां पर यूएसए की कमजोरी नजर आती है कि अगर आप सैंक्शंस लगा रहे हो तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि किसी दूसरे देश को भी उससे बात करने से मना रखा जाए, किसी दूसरे देश को भी उससे संबंध रखने से रोका जाए। यहां इंडिया और चाइना दो देश थे और यहां अमेरिका तीसरा पार्ट था। यहां मेन बात देखिएगा, अब यहां पर ये ईरान खड़ा हुआ है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इधर एक तो इंडिया खड़ा है, इंडिया के साथ जापान भी खड़ा है, जापान के साथ साउथ कोरिया भी खड़ा है, यहां पर दूसरी तरफ जर्मनी भी खड़ा है, दूसरी तरफ जर्मनी और अदर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज खड़े हैं, अदर यूरोपियन कंट्रीज खड़े हैं। तीसरी तरफ यहां पर आप देखते हैं यूएसए खड़ा हुआ है और ब्रिटेन और फ्रांस भी खड़े हुए हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये परमानेंट 5 में है। इस ईरान के तीसरी तरफ यहां पर चाइना खड़ा हुआ है और एक तरफ यूएसएसआर खड़ा हुआ, यूएसएसआर कह रहा हूं, रशिया खड़ा हुआ है। अब यहीं से सिचुएशंस को समझिए, यहीं से सिनारियो को समझिए कि मामला है क्या। मामला यह है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है। यूएसए ने कहा कि ईरान से सारे संबंध खत्म कर दिए जाएं। शुरुआत में यहां जो इंडिया है, इंडिया ने ईरान से ऑयल मंगवाना जारी रखा, क्रूड ऑयल यानी तेल जो है वो मंगवाना जारी रखा और लिमिटेड रिलेशंस रखे, लेकिन रखे ताकि चाइना जो है ताकि ईरान के साथ संबंध अच्छे बने रहे। समझे? ये वो फेज है जब यूएसए कह रहा है कि ईरान अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा। कोई भी दुनिया का सॉवरन नेशन हुआ वो जल्दी से घुटनों के बल आता ही नहीं है, ये यूएसए कभी समझता नहीं है। ये यूएसए की फेलियर ऑफ पॉलिसी है जिसके अंदर समझता नहीं है यूएसए कि कोई भी सॉवरन नेशन है यार, वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ना उसका अधिकार है। तुम जितना मर्जी सैंक्शंस लगा लो, लिबरल कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं मानेगा। उसको टैकल करने के दूसरे 1000 तरीके होते हैं और होने चाहिए, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश को छोड़ देते हैं बीच मझधार में डूबने के लिए और ये कहते हैं कि आप डूबते रहिए, हम आपका साथ नहीं देंगे, ऐसे में आप स्पेस प्रोवाइड करते हैं अपने राइवल्स को कि वो उसके साथ जाकर खड़े हो जाएं। यानी ईरान के अंदर जब स्पेस क्रिएट हुआ, तो रशिया और चाइना को मौका मिला। और ये वो मैं बात कर रहा हूं 2006 की। 2006 के अंदर ईरान के अंदर जब नए सैंक्शंस लगे तो यूएसए, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब साइड में खड़े हुए थे। इंडिया ने बहुत लिमिटेड रिलेशंस वहां पर बनाए रखे, लेकिन चाइना और रशिया को, खासकर चाइना को बहुत पैसा हो चुका था उसके पास, 30 साल की डबल डिजिट ग्रोथ के साथ वो आगे बढ़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं अपनी अब ताकत के लिए अपने रिलेशंस बनाने थे। चीन को मौका मिला और ईरान के अंदर घुस गया। चीन को मौका मिला और ईरान के अंदर घुस गया। अब चाइना के ईरान में क्या इंटरेस्ट थे? सिंपल दो। पहला,
चाइना के ईरान में क्या इंटरेस्ट थे? चाइना के ईरान में क्या इंटरेस्ट थे? पहला, चीप ऑयल। सबसे पहला इंटरेस्ट तो यही है कि चीप ऑयल मिलेगा। सबसे दूसरा इंटरेस्ट ये है कि मार्केट मिलेगी, और सबसे बड़ी बात ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, इस रणनीतिक व्यवस्था परिस्थिति को अगर आप देखते हैं, अगर चाइना का ईरान के साथ दोस्ती है तो यहां पर आप देख सकते हैं, असलियत में यहां आप देख सकते हैं कि चीन से कहां आया जाएगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान। कैन यू इमेजिन? ये आपने पूरी की पूरी सिचुएशन को इस तरीके से रख दिया। अगर यहां से चीन कामयाब होता है इसे एक रेड कॉरिडोर बनाने में, इस पूरे एरिया को रेड कॉरिडोर बनाने में कामयाब हो जाता है, यानी इधर से चाइना, पाकिस्तान और ईरान का एक दोस्त, ये तीनों आपस में बन जाते हैं, तो सोचकर देखिए चीन की पैठ दुनिया के कितने बड़े इलाके तक होगी। चीन की पैठ दुनिया के कितने बड़े इलाके तक होगी, और यहां से इसको बेनिफिट क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इससे बढ़िया लॉजिक आपको मिलेगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, समझे? चाहे आप यहां पर कुछ भी कर लीजिए भैया, यहां पर सिर्फ फैक्ट रटने से थोड़ा ना होता है, यहां कंसेप्ट की जरूरत होती है, और कंसेप्ट फैक्ट रटने से कुछ नहीं होता। यहां आपको कंसेप्ट की जरूरत होती है, और कंसेप्ट यहां आपको दिखाया जा रहा है, समझे? दोस्तों, इधर पूरे इस मामले को अगर आप देखते हैं तो टर्की जो है आजकल कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि चाइना से दूर है, ईरान जो है, वो अमेरिका से दूर है, ईरान अपने आप में अमेरिका से दूर है, पाकिस्तान जो है उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है वो दूर है, और इधर चाइना आपको थ्रेट कर रहा है। ये पूरा रेड कॉरिडोर अगर आप देखते हैं, इस पूरे रेड कॉरिडोर के अंदर आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहीं ना कहीं ये जो नॉर्थ कोरिया है ये भी चाइना के कंट्रोल में ही है। अब आप इलाके को देखिएगा कि कौन सा देश किसके चंगुल में आ चुका है, और आज से 20-30 साल पहले, और अगर हम इस नेपाल को भी इसी पार्ट में देख लें, और इस श्रीलंका को भी इसी पार्ट में देख लें, मालदीव्स को इसी पार्ट में देख लें, जिबूती को, ओमान को इसी पार्ट में देख लें, और दूसरे रीजन्स को देख लें, तो चाइना ने अपना एम्पायर यहाँ पर इस तरीके से खड़ा कर लिया है कि आपको समझना पड़ेगा यहाँ इंडिया के लिए क्या खतरा है। इंडिया को अगर आप देखते हैं तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि अभी तक आप ईरान का सपना लेकर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और इसी ईरान से के बीच में से होते हुए जॉर्जिया होकर मॉस्को और यूरोप तक पहुंचने का सपना देख रहा था, इंडिया देख रहा था। इंडिया यहां तक पहुंचने का सपना देख रहा था। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने ईरान को अपने पाले में ले लिया और इंडियन गवर्नमेंट ने 2015-16 के अंदर जो भी ईरान को वादे किए थे वो इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के दबाव में पूरे नहीं किए, और इसीलिए खासकर वो जो चाबहार रेल रोड था वो पूरा नहीं किया। ईरान कब तक इंडिया का सपोर्ट लेता, ईरान कब तक इंडिया की इंतजार करता, ईरान ने वो इंतजार करना बंद किया। नतीजा आपके सामने ये आया, नतीजा आपके सामने इस समय पर ये आया कि ईरान जो है वो फिसल के चीन के कब्जे में चला गया, और यहां आज के दिन एक नया समीकरण बना। नया समीकरण ये बन चुका है दोस्तों, यहां पर असलियत में आप देखें तो ये पूरा रेड कॉरिडोर, क्योंकि टर्की भी कहीं ना कहीं चाइना से गलबहियां में मिला के हुतुतू कर रहा है, ईरान तो चला ही गया, पाकिस्तान तो वैसे ही उसका गुलाम है। इधर से आप नेपाल देख सकते हैं, वो साउथ कोरिया देख सकते, नॉर्थ कोरिया देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना ने अपना एक कॉरिडोर बना लिया, और उसका असर ये देखेंगे कि आपके हाथ से पूरे का पूरा ये सेंट्रल एशिया निकल चुका है।
इस इंडिया के लिए ये पूरी मार्केट भूल जाओ, इंडिया के लिए ये पूरी मार्केट अब भूल जाओ, वहां पर कोई कदम रखने देने वाला नहीं है और इंडिया के पास अब यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और अगर पहुंच भी जाएगा ना दोस्तों इंडिया, अगर इंडिया यहां पहुंच भी जाएगा। और दूसरा अफगानिस्तान, अमेरिका ने अफगानिस्तान पूरे तरीके से खो दिया। अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेजेंस थी, अमेरिका ने पूरी प्रेजेंस को खो दिया। जो चीज, यस आई एम क्लेमिंग हेयर, जो चीज यूएसएसआर अचीव नहीं कर पाया, चाइना ने वो चीज अचीव करके दिखा दी। यूएसएसआर जो चीज अचीव नहीं कर पाया था, चाइना ने वो चीज यहां पर अचीव करके दिखा दी। अब यहां पर नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बना, यहां पर नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बना, उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये पूरा रीजन रशिया हो गया। रशिया पूरे का पूरा अमेरिका के अगेंस्ट शुरू से ही है, आज नहीं तो कल। और इंडिया भी लगभग धीरे धीरे रशिया से दूर होता जा रहा है। तो ये पूरा इलाका जो है ये रशिया का अलग हो चुका है। ये मंगोलिया आपके फेवर में आ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई बाहर से रास्ता ही नहीं है। रशिया जाने नहीं देगा, चाइना जाने नहीं देगा। नतीजा क्या कि अब मंगोलिया उसके चंगुल में आ चुका है, सेंट्रल एशिया उसके चंगुल में आ चुका है। यस, सेंट्रल एशिया उसके चंगुल में आ चुका है। तो अब आपके सामने जो भी मैंने ये कलर्स किए हैं, ये पूरी जो दुनिया है, चलो यहाँ जॉर्जिया वगैरह छोटा मोटा इलाका, ये पूरा जो वर्ल्ड का बड़ा हिस्सा है, ये दुनिया का जो बड़ा हिस्सा है, वो पूरे का पूरा बड़ा हिस्सा अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। कम से कम ये चाइना, कम से कम चाइना, पाकिस्तान, ईरान और टर्की, ये पूरी जो रोड है ये चाइना यूएसए के अगेंस्ट खड़ी हुई है। और यूएसएसआर तो शुरू से रशिया और अमेरिका, रशिया तो अमेरिका के अगेंस्ट था ही। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, ज्यादा सख्ती ईरान के ऊपर और यहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर। क्या फेल्योर? कि आप खुद सोचकर देखिए आपकी फेल्योर क्यों है। क्योंकि चाइना को मार्केट मिली, चाइना को ईरान में घुसने का मौका मिला। यहां इंडिया अगर कहीं ना कहीं, अगर इंडिया कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करता, या इंडिया बैलेंस बना लेता, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान के बीच, और ईरान को कहीं ना कहीं अपने फेवर में रखता, और उसके बुरे समय में, और उसके उस समय में जब सैंक्शंस लगा रखे थे बहुत ज्यादा, उस समय पर ईरान से कुछ ना कुछ ट्रेड करता रहता, तो शायद आज के दिन ईरान बहुत फेवर में होता इंडिया के। उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि जब 2006 में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, तो इंडिया जो है वहां से अभी भी 30% ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। 30% अभी भी ऑयल ईरान से आ रहा था, जो ईरान के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भी था। दोस्ती चल रही थी, उसके बदले में ईरान से इंडिया के किसी ना किसी तरीके के रिलेशंस थे। और स्पेशली इंडिया जो है ईरान से, इंडिया जो है वो ईरान से डील करने के मामले में अमेरिका से कंसेशंस ले आता था। यहां इंडिया ने उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया, और अब कॉम्प्लेक्सिटी के सामने घुटने टेकते हुए यहां, मतलब, और वो कॉम्प्लेक्सिटी चलती रही, लेकिन 2015 तक आते आते जो आपके साथ एक रिलेशंस थे ईरान के, वो अच्छे हुए। समझे मामला? समझिए 2015 में ईरान और अमेरिका की 5+1 डील होती है। इसमें ईरान और अमेरिका, खासकर बराक ओबामा, आकर ये कहते हैं कि ठीक है हम इस डील को निपटाएंगे, और ठीक है ईरान को कुछ कंसेशंस दे देते हैं। ईरान भी मान गया और अमेरिका भी मान गया। यकीन मानिए सबसे पहले विजिट किसने किया?
चाइना ने सबसे पहले विजिट अगर किसी ने किया तो चाइना ने किया, वहां पर मार्केट वगैरह देखी। उसी साल खास बात यह है कि 2015 में भी इंडिया ने विजिट किया। चाइना ने ईरान को वादा किया कि हम अगले 25 साल के अंदर आपके यहां 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईरान ने चाइना को मना कर दिया। ईरान ने चाइना को कहा कि हम इस इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, या हम इस इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट में की फॉर्म में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वो हमारी 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बदले में उसकी सॉवरेनिटी जो है वो छीन ली जाती, ईरान की जो संप्रभुता है वो छीन ली जाती। इंडिया से उम्मीद थी और इंडिया से चाबहार रेल रोड प्रोजेक्ट बनाने की परमिशन, मतलब बनाने के बारे में कहा, और यह कहा गया कि आप ये प्रोजेक्ट बना दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ट्रेड वगैरह नॉर्मल चलता रहेगा। मैं बात कर रहा हूं 2015 की। प्रॉब्लम तब आती है जब 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया फंड्स ही नहीं देता। 2015 से लेकर 2019 तक इंडिया जो है वो फंड्स ही नहीं देता। अब जब इंडिया फंड्स नहीं देता तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक बार बयान आया था 2019 नवंबर में ही। वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो फंड्स पूरे कर दे तो हम आगे काम करें। यहां इंडिया कहीं ना कहीं अमेरिका प्रेम में इतना ज्यादा मशगूल था, इतना ज्यादा फिक्स था कि कुछ कहने की हद नहीं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने वो 5+1 डील ही कैंसिल कर दी। 5+1 जब डील ही कैंसिल कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाया गया, या तो आप एक पाले में आ जाओ या दूसरे पाले में, या तो आप हमारी तरफ हो या ईरान की तरफ, बीच में नहीं रहोगे। इंडिया अभी तक जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, उससे पीछे हटते हुए अब इंडिया ने कहीं ना कहीं अमेरिका के पक्ष में जाने की सोची, और यकीन मानिए इंडिया ने अमेरिका का साथ देने के नाम पर इतनी बड़ी मार्केट, ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया तक की जितनी भी ये मार्केट है, इस सबको खो दिया। कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर इंडिया की जो डोमिनेंस है वो लगभग खत्म हो चुकी है, पहुंच ही खत्म हो गई है। अब ईरान भी भला क्या करता है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहां पर खटपट होती हुई नजर आई, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप होती हुई नजर आई कि भाई इन्होंने वहां पर जो इन्वेस्टमेंट का वादा किया था वो दिया ही नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट का जो वादा करते हैं वो देंगे ही नहीं, तो अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बुरा होगा, और वो बुरा रिजल्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। इंडिया इज किक्ड आउट ऑफ ईरान। इंडिया को ईरान से बाहर धकेल दिया गया है। नतीजा क्या? आपके जो भी इंटरेस्ट बलूचिस्तान में थे वो खत्म। अब यहां गेम क्या खेला जाएगा इसे समझिए। माने या ना माने, अब चाइना इस अपने वर्ल्ड OBOR को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे पहले गेम क्या खेलेगा? सबसे पहले गेम ये खेली जाएगी कि अब अफगानिस्तान जो है उससे अमेरिका को बाहर भगा दिया जाएगा। इंडिया का जो रेल रोड है वो खत्म हो जाएगा। इंडिया की यहां जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान मामले में फेवर में थी। अब यहां पर यहां से इंडिया अगर गायब है तो बलूचिस्तान से भी गायब। पाकिस्तान की लगभग 40% आर्मी बलूचिस्तान के इलाके में फंसी हुई है। अगर बलूचिस्तान के अंदर शांति आ जाती है तो वो पूरी जो आर्मी है वो इधर आ जाएगी। जैसे ही पूरी आर्मी इधर आएगी, इंडिया के लिए सरदर्दी और बढ़ जाएगी। अफगानिस्तान से मदद मिलनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान के बीच में फंस चुका है। अफगानिस्तान का ईरान से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। नतीजा यह होगा कि अफगानिस्तान को भी मजबूरी में चाइना के पास जाना पड़ेगा। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि इंडिया को चाइना का काउंटर पार्ट मानने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो चाहती थी कि इंडिया उस इलाके तक पहुंचे, वो चाहती थी कि इंडिया उस इलाके तक पहुंचे और यहां जो चाइना अपना दबदबा दिखाता है उसे कम करें। ये सारे सपने भी खत्म हो गए। अमेरिका के ऊपर एक बेवकूफ आदमी बैठा, उसने सारी सिचुएशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया और पूरी दुनिया इस टाइम दो भागों में डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। वो आपके सामने यहां पर है। तो दोस्तों, सिचुएशन इस तरीके से है कि इंडिया अब
ईरान से बाहर है और चाइना के फेवर में ईरान लगभग जा चुका है। चाबहार पोर्ट में आज तक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सब डूब चुका है। अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किया वो सब डूब चुका है। और आपका एक बहुत भरोसेमंद दोस्त जिसने इसी 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 5 साल पहले लात मार के बाहर कर दिया था या मना कर दिया था, मजबूरी के अंदर इस 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर समझौता किया और जिस रेल रोड प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसे रोके उसको खुद बनाने का निर्णय लिया। और कहीं ना कहीं इंडिया का एक यहाँ पर फजीहत का होने के अलावा कुछ नहीं था। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक डेंट है और ये चीज़ एस्टेब्लिश होती हुई दोबारा से नज़र आ रही है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी लचर है। वो वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन जब उनको एग्जीक्यूट करने का काम आता है, जब उनको लागू करने की बात आती है तो वो लागू नहीं करते हैं। वादे बड़े बड़े लेकिन लागू कुछ नहीं होगा। यहां पर भी इंडिया की वही पॉलिसी दिखाई दी। भले ही हमारे प्रधानमंत्री के बारे में हम 1000 बातें कहें लेकिन चीन यहां पर भारत को हराने में कामयाब हुआ। चीन यहां पर भारत को हराने में सफल हुआ। यहां भारत की हार है और भविष्य में इसका क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही कि मामला चिंता का है, चिंता का विषय है। बाकी समय आने पर निर्भर करेगा कि दुनियादारी कहां जाती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।